हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। बोले तो भारतीय भूगोल के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये रिवीजन क्लास होने वाली है। अगर बात करें जो पीछे के जो पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो 6 से 7 नंबर का वेटेज रहता है आपका इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, लास्ट टाइम 2023 के अंदर 7 सवाल आए थे। 2021 में जब पेपर हुआ था उस समय 5 सवाल आए थे, और 2018 में जब पेपर हुआ था ना, इससे 3 सवाल आए थे। इस प्रकार से कभी कभार ज़्यादा कम ज़्यादा देता रहता है एग्जामिनर, लेकिन वैसे देखा जाए तो 6 से 7 नंबर का वेटेज ऑलमोस्ट इस ज्योग्राफी के अंदर रहता है। और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उन सारे टॉपिकों को मैंने कवर करवाने की कोशिश की है इस वीडियो में। चलो चलते अपन। सबसे पहले अपन बात करेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ऊर्जा संसाधन। तो बात की जाए ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, फिर ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो आता है परंपरा के आधार पर, दूसरा जाता है नवीकरण के आधार पर। परंपरा के आधार पर बात की जाए तो एक तो परंपरागत आते हैं, दूसरे आते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन से आएंगे? जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आते हैं। गैर परंपरागत में जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि इनको शामिल किया जाता है। वैसे ही बात करते हैं नवीकरणीय के आधार पर। तो नवीनीकरण के आधार पर बात की जाए तो एक तो पहला तो आता है नवीकरणीय और एक आता है अनवीकरणीय। देखो, सबसे पहले बात करें नवीकरणीय के अंदर से तो जल विद्युत हो गया, सौर ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गया, बायोमास होगा और ज्वारीय ऊर्जा हो गई। अनवीकरणीयों के बारे में बात करें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम को रखा गया है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपका ढंग से रिवीजन हो गया होगा। अब चलते हैं अपन कोयला के बारे में। कोयला बात करें तो कोयला 4 भागों में इसको बांटा जाता है। सबसे पहले बात करें तो एंथ्रेसाइट नामक जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। दूसरा बात करें तो बिटुमिनस होता है, तीसरा लिग्नाइट होता है और पीट होता है वो सबसे निम्नतम क्वालिटी का माना जाता है कोयला। भारत के अंदर से सबसे पहले बात करें तो जो कोयला है ना वो 1774 में रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ से निकाला गया था। और बात की जाए भारत है वो विश्व का चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश है। पहला किसका है? चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा है भारत का। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं कि अपने भारत के अंदर से कोयला कहाँ कहाँ से निकलता है, कितना कितना परसेंटेज निकलता है उसके बारे में। सबसे पहले बात करें तो छत्तीसगढ़ में 22.2% निकलता है। दूसरा आ जाता है ओडिशा जिसमें से 19.8% निकलता है। तीसरा जाता है झारखंड जिसमें 18.5% का उत्पादन किया जाता है। भारत में उपलब्ध कोयला 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों से संबंधित माना जाता है। एक तो आता है गोंडवाना लैंड युगीन है जिसमें से 98% कोयला इससे उत्पादन होता है। दूसरा जाता है टर्सरी युगीन जिससे केवल 2% उत्पादन इससे किया जाता है। तो पहले अपन देखते हैं कि गोंडवाना युगीन कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि इसमें से 98% निकलता है। तो सबसे पहला नाम आता है दामोदर घाटी क्षेत्र। ये बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसका जो विस्तार है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज आ जाता है, झारखंड में आ जाता है झरिया, और झरिया से कोकिंग कोयला निकलता है। कोकिंग कोयला क्या है? ये सबसे बड़ा जो कोकिंग कोयला है ना, ये कोकिंग कोयला यहाँ से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, याद रखना। जो रानीगंज है ये कोयला भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। आगे बात करते हैं और कुछ अन्य क्षेत्र आते हैं जिसमें कोयला का उत्पादन होता है, जैसे बोकारो हो गया। बोकारो के बाद में बात करें गिरिडीह आ जाता है, डोल्टनगंज आ जाता है, रामगंज आ जाता है। रामगंज न होकर ये रामगढ़ है, याद रखना। दूसरा कर्णपुर आ जाता है। कर्णपुर के बाद में ये सारे के सारे क्या हैं? झारखंड से उत्पादन किया जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं सोन नदी घाटी क्षेत्र के बारे में। तो जो सोन नदी घाटी क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली में होता है, सिंगरौली के अंदर से होता है। अन्य जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के अंदर से, जैसे उमरिया हो गया, दूसरा जाता है सुहागपुर आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है शहडोल और सीधी आते हैं। ये सारे के सारे
कोयला उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में रामकोला आ गया। रामकोला के बाद में बात करें तो तातापानी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तातापानी के बाद में कोरबा जाता है। कोरबा के बाद में बात करें तो झिलमिली आ जाता है। झिलमिली के बाद में बात करें तो चिरमिरी आ जाता है। ये सारे के सारे क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंदर से। आगे बात करते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के बारे में। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में बात करें तो काहनन घाटी जो मध्य प्रदेश में है। दूसरा जाता है मोह पानी, ये भी मध्य प्रदेश में आ जाता है गाइस। नेक्स्ट आ जाता है पत्थरखेड़ा, ये मध्य प्रदेश में है। ये सारे के सारे सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंदर से शामिल किए जाते हैं। आगे बात करते हैं महाघाटी महानदी घाटी क्षेत्र के बारे में। तो ओडिशा के तलचर में ये स्थित है। आगे बात करते हैं गाइस गोदावरी घाटी क्षेत्रों के बारे में। गोदावरी घाटी क्षेत्रों में बात की जाए ना तो तेलंगाना के आदिलाबाद आ जाता है। दूसरा नाम बात करें तो करीमनगर आ जाता है, और करीमनगर के बाद में बात करें तो वारंगल आ जाता है, और वारंगल के बाद में बात करें तो खम आ जाते हैं। ये सारे के सारे गोदावरी घाटी क्षेत्र हैं जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। एक आता है गाइस जो इसमें एक नाम और याद रखना, सिंगरेली है ना, ये क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है गोदावरी घाट का ही, गोदावरी घाटी क्षेत्र का ही है। एक आ जाता है वर्धा घाटी क्षेत्र जिसमें से महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब बात करते हैं टर्सरी युगीन कोयला, जहाँ पर 2% उत्पादन होता है। यह केवल 2% होगा। सबसे पहले बात की जाए टर्सरी युगीन कोयला के अंदर से तो तमिलनाडु नाम आता है। तमिलनाडु में नेवली स्थान है, यहाँ पर उत्पादन होता है। ठीक है। बाद में बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भी कौन कौन सी जगह, बाड़मेर में बात की जाए तो जैसे गिरल हो गया, कपूर्डी हो गया, जालिपा हो गया, बाड़खा हो गया, गूंगा और सिव में यहाँ पर उत्पादन होता है। दूसरा बात करें बीकानेर में तो पलाना आ गया, बरसिंगसर आ गया। ठीक है। बरसिंगसर के बाद में बीथनोक आ गया, गुड्डा और हाडला आ गया। ये बीकानेर के क्षेत्र हैं जो आप इन राजस्थान ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे। नागौर के बारे में बात करें तो मेड़ता हो गया, कुरेचा हो गया, माता सुख हो गया। दूसरा बात करें तो कसनऊ आ जाता है, इग्यार आ जाता है और मोकला आ जाता है। ये नागौर के क्षेत्र माने जाते हैं। फिर तीसरा नंबर आ जाता है किसका, गुजरात का। तो गुजरात में कच्छ में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ, पुंछ के बाद में बात करें तो रियासी और उधमपुर वाले क्षेत्र को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में बात करें तो पनकाबाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उत्पादन होता है टर्सरी युगीन का कोयला। अब बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। कोयले के बारे में जितनी जानकारी थी आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली। पेट्रोलियम के बारे में बात करें तो 1866-67 की बात आती है। 1866-67 में भारत में सर्वप्रथम असम राज्य के माकुम क्षेत्र में खनिज तेल प्राप्त हुआ था, याद रखना। 1956 की बात करें तो 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस जो ONGC की स्थापना की गई थी 1956 में। सर्वाधिक उत्पादन बात करें ना तो भारत के अंदर से जो सर्वाधिक जो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो अपतटीय क्षेत्रों में होता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का भंडारण और उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में। देखो, भंडारण करने वाले तो मैंने एक तरफ लिख रखे हैं और दूसरे उत्पादन करने वाले राज्य एक तरफ दे रखे हैं। भंडारण के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर आता है असम, दूसरे पर गुजरात आता है, तीसरे पर राजस्थान आता है। उत्पादन की दृष्टि में बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर आ जाता है, दूसरा गुजरात आता है, तीसरा असम आ जाता है गाइज। अब बात करते हैं भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले नाम आ जाता है असम राज्य का, जो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। असोम भी बोल सकते हैं कहीं कहीं, यहाँ पर देखना। प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात करें असम या फिर असोम के बारे में तो नाम आ जाता है डिगबोई। ये बहुत बार पूछा गया है RPSC के द्वारा। ठीक है। दूसरा आ जाता है लखीमपुर आ जाता है, लखीमपुर के बाद में आ जाता है बदरपुर आ जाता है, बदरपुर के बाद में बात करें तो क्या जाता है मसीमपुर आ जाता है, मसीमपुर के बाद में बात करें तो नाहरकटिया, नाहरकटिया के बाद में दूसरा आ जाता है हुंग रीजन आ जाता है, हुंग रीजन के बाद में बात करें तो मोरेन आ जाता है, और एक और आ जाती है सुरमा घाटी। ये सुरमा घाटी भी इंपॉर्टेंट है और डिगबोई भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आज इसको पहले ही आप यहाँ पर इसको रेड लाइन से कर लो गाइस। आगे चलते हैं गुजरात के बारे में। ठीक है।
तो गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर, या प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है? तो एक नाम आ जाता है अंकलेश्वर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करें तो लुनेज आ जाता है, लुनेज के बाद में बात करें तो कलोल आ जाता है। राजस्थान में बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला क्षेत्र शामिल किया जाता है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगर बात करें पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र गुजरात का एक कौन सा क्षेत्र आता है, अलिया बेट वाला क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है। ठीक है। एक महाराष्ट्र क्षेत्र की तरफ आ जाता है, महाराष्ट्र तट पर, जिसमें से बॉम्बे हाई आ जाता है, बॉम्बे हाई के साथ में बसई आ जाता है, बसीन आ जाते हैं। दूसरा बात करें तो ये तो था पश्चिमी तट के अपतटीय, और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के बारे में बात करें तो कावेरी डेल्टा जो तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है, मदनम आ जाता है। दूसरा आ जाता है नागापट्टनम आ जाता है, कृष्णा, गोदावरी आ जाता है, डेल्टा आ जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा बात करें तो केलालूर आ जाता है। ये सारे के सारे पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के अंदर शामिल होते हैं जहाँ पर भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है गाइज। अब देखते हैं भारत की प्रमुख रिफाइनरियों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आ जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, ये रहा भारत की प्रमुख रिफाइनरी। तो जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में बात करें तो पहला नाम आ जाता है नूनमती, ये नूनमती है गुवाहाटी में है। दूसरा डिगबोई आ जाता है, और डिगबोई के बाद में एक असम में आ जाता है जिसका नाम आ जाता है बोगाई गांव। ठीक है। दूसरा आ जाता है बरौनी आता है, ये बरौनी बिहार में पड़ता है। हल्दिया बात करें, बहुत बार पूछा गया है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पानीपत हरियाणा में पड़ता है, पारादीप उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और एक आ जाता है कोयली, ये गुजरात में पड़ता है। ये सारे के सारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बोले तो IOCL के कंपनी के अधीन आती हैं, सारी के सारी रिफाइनरी। दूसरा बात करते हैं HPCL के बारे में, बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें से मुंबई विशाखापट्टनम वाला जाता है। ये विशाखापट्टनम वाला कहाँ पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, और ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ जाता है। दूसरा बात करते हैं BPCL के बारे में। तो जो BPCL है, ये बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड आ जाता है, जिसमें से मुंबई महाराष्ट्र में, दूसरा कोच्चि केरल में, और बीना मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। आगे बात करते हैं ONGC वाले। ONGC वाले ये रहा, देखो ये ONGC वाले में बात करें तो एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में है। मैंगलोर वाला आपको पता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड है, ये निजी क्षेत्र की है, जामनगर गुजरात में पड़ती है। दूसरा बात करें तो नायरा एनर्जी लिमिटेड है, ये भी एक निजी क्षेत्र की है। ये कहाँ पर पड़ती है, वादीनार गुजरात में पड़ती है। ये सारे के सारे क्या थे, भारत की प्रमुख रिफाइनरियाँ थी और उनकी कंपनियाँ थी। एक दो राजस्थान में भी लगा रखी है, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, पचभद्रा वाला राजस्थान में लगा रखी है, जो HPCL के द्वारा संचालित है। रत्नागिरी के बारे में बात करें तो रत्नागिरी है, ये महाराष्ट्र में लगा रखी है। इसको IOCL, HPCL और BPCL तीनों की तीनों संयुक्त रूप से इसको कार्य कर रही हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में, बोले तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें ना गाइस, तो सबसे पहले लिखा गया है कि भंडारण और उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में। तो भंडारण में असम पहले नंबर पर आता है, दूसरा आंध्र प्रदेश आ जाता है, तीसरा राजस्थान आ जाता है। उत्पादन के बारे में बात करें तो उत्पादन में असम अब की बार यहाँ पर पहले पर आ जाता है, दूसरा गुजरात पर आता है, राजस्थान तीसरे पर आ जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन पश्चिम अपतटीय क्षेत्रों में होता है, याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं जल विद्युत के बारे में। बहुत सारे लोगों को तो लग रहा होगा कि ऐसे ही कंटेंट है, पर भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हुआ कंटेंट है और 100% सवाल आएंगे, याद रखना। ठीक है। जल विद्युत के बारे में बात करते हैं तो 1857 में प्रथम संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया था। ठीक है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो कर्नाटक में शिवसमुद्रम के अंदर से है, वो 1902 में लगाई गई है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा भी गया है। दूसरा बात करते हैं तो देखो नाथपा और नाथपा जाखरी दोनों एक ही नाम है। नाथपा जाखरी है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, याद रखना। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों में बात करें तो पहला जो स्थान आ जाता है वो कर्नाटक का है, दूसरा है वो हिमाचल प्रदेश का है। अब बात करते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। पहले नंबर पर आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में 3 चल रही हैं, कौन कौन सी, एक तो आ जाती है नागार्जुन सागर आ जाती है, दूसरा बात करें तो सिलेरू आ जाती है, और तीसरा बात करें
तो तुंगभद्रा के नाम से भी है। एक और लिख लो फिर यहाँ पर, वो बच जाती है जिसका नाम आ जाता है निजाम सागर। तो यहाँ पर 4 हैं आंध्र प्रदेश में। दूसरा बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी 4 आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो मिलती है शरावती, दूसरी जोग या फिर महात्मा गांधी कह सकते हो, शिव समुद्रम आ जाती है और भद्रा आती है कर्नाटक में। केरल के बारे में बात करें तो केरल में एक तो इदुक्की आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इदुक्की के बारे में बात करें तो सबरीगिरी आ जाती है और तीसरी आ जाती है सोल्यार आ जाती है। ठीक है। तमिलनाडु में बात करें तो 3 आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कुंडा 1 to 5 मिलती है और एक आती है मेटूर और तीसरी आ जाती है पाईकारा। गुजरात के बारे में बात करें तो आपको 4 देखने को मिल जाती हैं, उकाई, सरदार सरोवर, कडाना जो माही बांध पर बनी हुई है ना, एक आ जाती है नर्मदा नदी वाली। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो देखो, एक तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर जो चंबल नदी पर बनी हुई है, एक नर्मदा सागर, एक आ जाती है हंसदेव बागो और तवा आ जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर कितनी हो जाती हैं? 4 चल रही हैं। महाराष्ट्र में बात की जाए 2 ही चल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो आ जाती है कोयना और दूसरी आ जाती है वैतरणी आ जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो आपको कितने मिलेंगी? 5 मिलेंगी। कौन कौन सी? एक तो मिलेगी निचली झेलम, दूसरी बात करें तो सलाल फेस्ट जो चिनाब नदी पर है, एक आ जाती है उरी, एक आ जाती है दुल्हस्ती और एक आ जाती है बल्गीहार आ जाती है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 5 मिलेंगे। जम्मू कश्मीर वाली जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे आ जाता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आ जाती है चमेरा, दूसरी आ जाती है खाब, तीसरी आ जाती है रानपुर और एक आ जाती है नाथपा झाकरी। राजस्थान में बात करें तो आपको 2 ही देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, एक जवाहर सागर आ जाती है। उत्तर प्रदेश में एक ही मिलेगी। कौन सी? रिहंद। उत्तराखंड में बात करें तो एक तो आ जाती है टिहरी और दूसरी आ जाती है देवसारी, तीसरी बात करें तो टनकपुर आ जाती है और एक आ जाती है धौलीगंगा। इस प्रकार से 4 आ जाती है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पंचेत हिल है, वो आ जाती है। उड़ीसा में बात करें तो हीराकुंड वाली है, वो है। इस प्रकार से प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं थी, वो मैंने यहाँ पर बता दी हैं। और इन परियोजनाओं के साथ में आपका जो जल विद्युत वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में? परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करें तो 1948 के अंदर से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है और डॉक्टर होमिर जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा का जनक माना जाता है। उन्हीं के प्रयासों से 1954 के अंदर से परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की जाती है। आगे बात करते हैं प्रमुख परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र लगाए गए हैं उनके बारे में। अब सबसे पहला नाम आ जाता है कौन सा? तारापुर वाला जाता है। तारापुर नाभिक ऊर्जा केंद्र है, याद रखना है सारे के सारे। ये तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया। कहाँ पर लगाया गया? महाराष्ट्र में लगाया गया। भारत का पहला प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह है, याद रखना। अमेरिका की सहायता से इसको लगाया गया था। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है कुंडनकुलम जो तमिलनाडु में लगाया गया रूस की सहायता से। तीसरा जाता है रावत भाटा जो चित्तौड़गढ़ में लगाया गया है कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट आ जाता है जेतपुर जो महाराष्ट्र में लगाया गया है। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा पूछे तो याद रखना रत्नागिरी में लगाया गया है, फ्रांस की सहायता से है। ये प्रस्तावित है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक और नाम आ जाता है कलपक्कम आ जाता है। ये पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा। ये स्वदेशी है अपना और तमिलनाडु में लगाया गया है। ठीक है, पूछ सकता है आपसे। दूसरा बात करते हैं नरोरा, ये यूपी में लगाया गया है। दूसरा बात करते हैं तो कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है काकरापार जो गुजरात में लगाया गया है। एक आ जाता है केंगा जो कर्नाटक में लगाया गया है। ये सारे के सारे प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं गाइस। अब बात करते हैं देखो आगे प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो झारखंड में जाता है। झारखंड में पहला नाम आ जाता है जादूगोड़ा का। किसका नाम आएगा? जादूगोड़ा। और ये जादूगोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा जाता है भाटिन और भाटिन के बाद में बात करें तो नरवा पहाड़ आ जाता है। मेघालय में बात करते हैं तो मेघालय में कौन सा? उसका नाम आता है डोमिया सियात आ जाता है। राजस्थान में बात करें तो कौन सा जाता है? रोहिल जो सिक्कर में पड़ता है। एक उदयपुर में है, एक अलवर में है, एक झुंझुनू में है। ठीक है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। और आंध्र प्रदेश वाला है ना, ये रहा। आंध्र प्रदेश में जाता है
YSR आ जाता है, याद रखना। इसका पहले नाम था कुडप्पा था, और यहाँ पर क्या है, देश का सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक आ जाता है जहाँ पर गुलबर्ग आ जाता है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कौन सा आता है, दुर्ग आ जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, याद रखना। अब बात करते हैं प्रमुख थोरियम उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। तो पहला नाम आ जाता है केरल का, जिसका नाम आ जाता है कोल्लम आ जाता है। दूसरा यहाँ पर लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा गया है। सेकंड आता है जिसका नाम आ जाता है केरल तट की मोन्जाइट बालू आ जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, दोनों के दोनों प्रमुख थोरियम उत्पादक क्षेत्रों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आता है सौर ऊर्जा के बारे में गाइज। सौर ऊर्जा में बात करें तो विश्व में भारत का जो उत्पादन में 5वां स्थान आ जाता है। और बात की जाए वर्तमान में जो डाटा है वो याद रखना कितना जाता है, 53,957 मेगावाट आ जाता है। लगभग कुल विद्युत उत्पादन का कितना, 13.5% बताया जाता है। आगे बात करते हैं गाइज, अनुमानित कितना है। अनुमानित आ जाता है कि भारत में सौर ऊर्जा की क्षमता है वो 748 गीगावाट अनुमानित है, जबकि राजस्थान में है वो 142 गीगावाट आ जाती है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट ऊर्जा है ना, वो क्या की है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जो 2022 या फिर बात करें डाटा उसी वो आ जाता है 175 गीगावाट था सौर ऊर्जा। ये थोड़ा सा डेटा आप चेंज कर लेना, मैंने यहाँ पर इसको अपडेट नहीं किया है। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों के बारे में। राजस्थान अपना सबसे पहले नंबर पर आ जाता है, दूसरा कर्नाटक आता है, तीसरा तमिलनाडु आ जाता है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं प्रमुख सोलर पार्कों के बारे में। तो प्रमुख सोलर पार्कों का जब नाम आता है तो बड़ला का नाम नहीं आए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बड़ला जोधपुर वाला है, सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे बड़ा है, याद रखना। जिसके अंदर से कितना क्षमता है, इसमें से याद रखना 2245 मेगावाट उत्पादन होता है। दूसरा बात करें तो शक्ति स्थल है जो सौर पार्क है, कहाँ पर आ जाता है, पावागढ़ कर्नाटक में पड़ता है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी क्षमता 2000 मेगावाट है। तीसरा बात करें तो कौन सा है, कुरनूल आ जाता है। कुरनूल क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, आंध्र प्रदेश में है, और इसकी जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट है। आगे बात करें तो कुसुम योजना के तहत पहला सोलर प्लांट है ना, वो राजस्थान के बालोजी गांव जो कोटपुतली में पड़ता है वहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो भारत का जो स्थान है वो चौथा है। प्रमुख राज्य में बात करें तो देखो कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ही देखने को मिलेंगे गाइज। आगे चलते हैं गाइज। एक नाम आ जाता है मुप्पाडल पवन पार्क है, यह पवन फार्म आ जाता है जो तमिलनाडु में है, भारत का सबसे बड़ा संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। आगे बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। भूतापीय ऊर्जा देखो क्या होती है क्या नहीं होती, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। पृथ्वी के जो आंतरिक भागों से उत्पन्न ताप का जो प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली जो विद्युत होती है उस विद्युत को भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसी के बारे में बात करें तो देखो पार्वती घाटी आ जाओ, कहाँ पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा जाता है पुंगा घाटी जो लद्दाख में पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, 2 जगह हैं, याद रखना। एक तो पार्वती घाटी जो आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश में, दूसरा पुगा घाटी है जो लद्दाख में पड़ता है। और एक ये और रखना याद, तातापानी वाला। तातापानी क्या है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ तातापानी को देश के पहले भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया था। यहाँ पर जो NTPC है ना उसका पावर प्लांट लगा रही है। ठीक है, पहला स्थान है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जवारीय ऊर्जा के बारे में। तो जवारीय ऊर्जा के बारे में बात करें ना गाइज, तो यहाँ पर नाम आ जाता है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा वाला क्षेत्र। ठीक है। दूसरा बात करें तो प्रथम जो जवारीय विद्युत संयंत्र है वो केरल में लगाया गया था। ठीक है। और कहाँ पर लगाया था, विजिगम में लगाया गया था। आगे बात करते हैं जैविक ऊर्जा के बारे में। जैविक ऊर्जा के बारे में बात करें तो इससे सवाल जरूर आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैविक ऊर्जा को अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक आ जाता है बायोमास, दूसरा आ जाता है बायोगैस। बायोमास है, इसके लिए देखो सरसों की तूड़ी, धान की तूड़ी, तिलहन की खली, जूड़ी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, रतन जोत हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। और अधिकतम जो क्षमता है वो कितनी आ जाती है गाइज, यहाँ पर 10,206 मेगावाट आ जाता है। बायोमास के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है।
और देश का पहला बायोडीजल जो संयंत्र है वो कहाँ पर लगाया गया था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बायोमास में जो अधिपस्थित जो वाला जो राज्य है ना, प्रथम राज्य है वो महाराष्ट्र है। बायोगैस के बारे में बात करें तो बायोगैस में देखो कौन कौन से, जैसे गोबर हो गया, कूड़ा करकट हो गया, इनका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो क्षमता बात की जाए तो 477 मेगावाट बताई जाती है। इसका जो उत्पादन होता है, देखो शहरी कचरे से बिजली उत्पादन करने के लिए दिल्ली ने ओखला, और दूसरा स्थान कौन सा जाता है, याद रखना, उस तिमारपुर के नाम से जाता है, वहाँ पर संयंत्र लगाए गए हैं। तो ये थी जैविक ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक है ना वो खत्म हो जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। कौन सा नाम आ जाता है? भारत के औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहले बात करें तो भारत औद्योगिक प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 आ जाती है। कितनी है? 8 है। पहला नाम आ जाता है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है, ये क्यों फेमस माना जाता है? देखो यहाँ पर छोटा नागपुर के पठार के अंदर से धात्विक उद्योगों का जो सर्वाधिक विकास होता है, मुख्य रूप से कौन कौन से? लोहा और इस्पात आ जाता है। दूसरा बात करते हैं हुगली या फिर कोलकाता औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, जहाँ पर जूट उद्योग का विकास होता है। तीसरा आ जाता है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, जहाँ पर लोहा इस्पात जलपोत और पेट्रोकेमिकल उद्योगों का यहाँ पर है। दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट आता है बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। तो ये क्यों जाना जाता है? ये सूचना तकनीकी उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कोयम्बटूर आ जाता है, पेट्रोकेमिकल चमड़ा उद्योग चेन्नई के लिए फेमस माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, नेक्स्ट कौन सा जाता है? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, जो सूती वस्त्र पेट्रोकेमिकल मुंबई हाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है तिरुवनंतपुरम कोल्लम औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, जो कृषि उद्योग और पेट्रोकेमिकल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आता है गुजरात औद्योगिक प्रदेश, जो पेट्रोकेमिकल सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट आता है 8वां दिल्ली गुड़गांव मेरठ औद्योगिक प्रदेश, जो कांच उद्योग कृषि आधारित और तकनीकी उद्योग के लिए फेमस माना जाता है। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग से एक सवाल जरूर आएगा, याद रखना, पहले ही लगा रखा, इंपॉर्टेंट है। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें तो कृषि आधारित भारत का प्रमुख उद्योग माना जाता है। ठीक है, प्रथम सूती जो कारखाना है वो कहाँ पर लगाया गया था? कोलकाता में लगाया गया था। और कोलकाता में भी कब लगाया था? 1818 में स्थापित किया गया था, लेकिन वो वहाँ पर सक्सेस नहीं होता है। दोबारा से 1854 में मुंबई में एक नाम आ जाता है कवासजी डाबर द्वारा प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, भारत का अगर मैनचेस्टर बात की जाए तो भारत का जो मैनचेस्टर होता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और सूती वस्त्रों की जो राजधानी है वो मुंबई को कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट उद्योग आता है चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग के बारे में बात करें तो प्रथम जो चीनी मिल है वो 1840 में लगाई जाती है। कहाँ पर? बेतिया बिहार में, लेकिन ये सक्सेस नहीं होती है। बाद में 1904 का समय आता है, दोबारा से बिहारी बाबू लगाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? मंडौर में लगाते हैं, ये सफल हो जाती है। चीनी उद्योग है ये कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कौन सा? जूट और पटसन उद्योग के बारे में अपन बात करेंगे। जूट और पटसन उद्योग है, इसका जो पहला कारखाना लगाया गया था वो पश्चिम बंगाल में लगाया था 1855 में। ठीक है, और जिसका नाम आ जाता है ये सीसरा आ जाता है। और बात करते हैं सर्वाधिक जो विकास होता है इस उद्योग का पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरा आ जाता है बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊन उद्योग के बारे में। ऊन उद्योग का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कानपुर उत्तर प्रदेश में लगाया गया था 1876 में। ठीक है, प्रमुख केंद्रों में बात करें तो पंजाब के फेमस आ जाते हैं ऊन उद्योग में कौन कौन से? धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना। बात करें पश्चिम बंगाल में तो मुर्शिदाबाद आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है इसका जो पहला कारखाना लगाया गया था वो कुल्टी में लगाया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, लोहा इस्पात उद्योग का विकास किस प्रकार से होता है। पहले बात करेंगे अपन स्वतंत्रता से पहले। तो स्वतंत्रता से पहले किसका स्थापना होता है? टिस्को का होता है, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी का, जो 1907 में जमशेदपुर झारखंड में लगाया जाता है। दूसरा आ जाता है IISCO, जो 1918 में आ जाता है बर्नरपुर पश्चिम बंगाल में। दूसरा आ जाता है MISCO, जो या फिर बोल सकते हो
एसएल जो 1923 में स्थापित किया जाता है भद्रावती कर्नाटक में। तो ये सारे के सारे क्या थे, स्वतंत्रता से पहले के थे लोहा इस्पात उद्योग का। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद में लोहा इस्पात उद्योग में क्या चेंज आया। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें से भिलाई आ जाता है छत्तीसगढ़ 1959 में रूस के सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया जाता है लोहा इस्पात उद्योग का विकास। दूसरा आ जाता है राउरकेला, इंपॉर्टेंट है ये दूसरी जो है ना, स्वतंत्रता के बाद वाले बहुत बार पूछे जाते हैं, आरपीएससी की फेवरेट हैं। राउरकेला उड़ीसा वाला है, 1956 में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। दूसरा जाता है दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है, जो 1959 में ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से इसको स्थापित किया जाता है। ये भी क्या था, लोहा इस्पात उद्योग का था। दूसरा बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जाती है, यहाँ पर विजयनगर कर्नाटक में लगाया जाता है। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया जाता है। फिर आता है सेलम जो तमिलनाडु में लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल, इसके बारे में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो 1973 में के अधीन यहाँ पर संचालित है। जो लोहा इस्पात कारखानों के बारे में बात करें तो कौन कौन से कारखाने आते हैं, देखो यहाँ पर पहला आ जाता है IISCO या फिर VISL भिलाई राउरकेला दुर्गापुरा और बोकारो सेलम तमिलनाडु में है। ये याद रखना, सेलम वाला तमिलनाडु के अंदर से है, इसको स्थापित किया जाता है। दूसरा बात करते हैं POSCO जो लोहा इस्पात कारखाना है, याद रखना ये यहाँ पर पारादीप ओडिशा में लगाया जाता है, जो दक्षिणी कोरिया के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो विकास है ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा एल्यूमिनियम उद्योग का। बाद में बात करते हैं हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है जो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, सहयोग था इसका USA में। दूसरा जाता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी आ जाती है, ठीक है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी है, इसमें कोरबा, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है और कोयना महाराष्ट्र में है, इनको स्थापित किया गया था। दूसरा बात करते हैं नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो सबसे बड़ा कहाँ पर आ जाता है, दामन जोड़ी, और दूसरा जाता है अंगुल जो ओडिशा में पड़ते हैं। तीसरा बात करते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, जो मैटूर तमिलनाडु में लगाया जाता है इटली के सहयोग से। दूसरा जाता है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो मुरी झारखंड में स्थापित किया जाता है। गाइज ये सारे के सारे क्या थे, एल्यूमिनियम उद्योग के थे। आगे बात करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट उद्योग कहाँ गया, ये रहा। सीमेंट उद्योग है ना, इसके लिए देखो ये भी पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। सीमेंट के अंदर से जो कच्चा माल होता है वो सिलिका, जिप्सम, चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा, याद रखना। सीमेंट उद्योग का जो पहला कारखाना लगाया गया था वो 1904 में मद्रास में लगाया गया था, ठीक है। दूसरा बात करें तो जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना सीमेंट उद्योग का, वहाँ पर उसका नाम है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं मशीनरी उद्योग के बारे में। मशीनरी उद्योगों में सबसे पहला नाम आ जाता है HMT का, बोले तो हिंदुस्तान मशीन टूल, जिसकी स्थापना 1953 में बेंगलुरु कर्नाटक में की जाती है। फिर आता है NIL जिसको बोला जाता है नेशनल इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1957 में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में होती है। दूसरा जाता है जो किसमें आ जाता है HECL वाला, बोले तो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है 1958 में रांची झारखंड में होती है। और नेक्स्ट आता है बेल वाला, जहाँ पर बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिशियन लिमिटेड आ जाता है, जो 1964 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में होती है। नेक्स्ट बात करें तो मोटर कार उद्योग, जो भारत की जो शुरुआत होती है जनरल मोटर्स के रूप में मुंबई में 1928 में। वायुयान उद्योग के बारे में बात करते हैं। वायुयान उद्योग है, इसकी जो स्थापना है ये 1964 में होती है बेंगलुरु के अंदर से, ठीक है। इसके अंदर से क्या होता है, वायुयान उद्योग में दो कंपनियों को मिला दिया जाता है और बाद में बनता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जलयान या फिर शिपयार्ड उद्योग के बारे में। ये रहा जलयान शिपयार्ड उद्योग, पहला जो कारखाना लगाया गया विशाखापट्टनम में 1941 में लगाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोकेमिकल उद्योग। पेट्रोकेमिकल उद्योग के अंदर से क्या जाता है NOCIL, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में मुंबई में नेफ्ता आधारित देश का पहला रासायनिक उद्योग था, ठीक है।
दूसरा बात करते हैं तो बड़ौदा गुजरात में इंडियन केमिकल लिमिटेड की स्थापना होती है 1969 में। ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का पहला था। नेक्स्ट बात करते हैं उर्वरक उद्योग। देश में पहला जो कारखाना लगाया गया था वो रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था, तमिलनाडु के अंदर से 1906 में। स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो यहाँ पर कौन सा होता है, भारतीय उर्वरक निगम 1961 में स्थापना होती है। सबसे बड़ा कारखाना सेंद्री झारखंड में है उर्वरक उद्योग का, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा जाता है, उर्वरक हो गया, औषधि वाला बच गया ना, औषधि बचता है, औषधि बचता है, कागज़ वाला बचता है। औषधि वाले में बात करें तो हेल की स्थापना होती है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड आ जाता है जो 1954 में होता है। इसकी स्थापना पियरी पुणे में। नेक्स्ट बात करते हैं कागज़ उद्योग के बारे में। कागज़ उद्योग में बात करें तो कागज़ उद्योग का जो देश में पहला जो कारखाना लगाया गया था सोरमपुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया था 1812 में। ठीक है, और सर्वाधिक जो कागज़ का उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है। अगर ये पूछ ले कि अखबारी कागज़ का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, नेपानगर मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेज के बारे में, या फिर बोल सकते हो औद्योगिक कॉरिडोर के बारे में। तो पहला नाम आ जाता है DMIC। DMIC बोले तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। दूसरा जाता है अमृतसर कोलकाता, जो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। दूसरा जाता है कौन सा जाता है, एक आ जाता है विजाग चेन्नई वाला, जो पूर्वी तट में आर्थिक गलियारा के रूप में स्थापित किया जाता है। ठीक है, एक बात करते हैं सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको कहा जाता है। पहला जो सेज लगाया गया था वो कांडला बंदरगाह के ऊपर गुजरात में लगा था। सर्वाधिक जो सेज हैं वो तमिलनाडु में है। ठीक है, और 10 फरवरी 2006 को प्रथम सेज अधिनियम लागू होता है। 2006 याद रखना, अधिनियम 2005 आता है लेकिन ये लागू कब होता है, 10 फरवरी 2006 को होता है। तो इसी के साथ में आपका जो भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब चलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख गलियारों के बारे में। ठीक है, टॉपिक वाइज ही बात कर रहे हैं ज़्यादा अपन ने, जो मेन जो टॉपिक हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर बोल सकते हो राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखो, 6 क्षमता के आधार पर सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, इसका जो निर्माण और रखरखाव होता है वो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पास में होता है, या फिर बोल सकते हो CPWD के पास में होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं ये, इसकी जो लंबाई है मात्र 2% है। ठीक है, और 40% हैं वो यातायात इसी से होता है कुल का, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, अभी इनको क्या कर दिया गया है कि निजी क्षेत्र में बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो परियोजना पर शुरू कर दिया गया है। दूसरा जाता है स्टेट हाईवे, वो नेशनल हाईवे था, ये स्टेट हाईवे आ जाता है जो 4% है। बाद में आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हाईवे वाला, या फिर जो बोल सकते हो जिला सड़क मार्ग में जो 14% है। और नेक्स्ट आता है लास्ट जो ग्रामीण सड़कें हैं वो 80% है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात करें NHI बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका जो गठन होता है वो 1995 में होता है। परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासित निकाय के रूप में किया जाता है। इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना, रखरखाव करना और प्रचालन की गुणवत्ता में सुधार करना ही काम होता है। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के बारे में। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वो ये रहा आपके पास में, दिल्ली से मुंबई NH48, मुंबई से चेन्नई NH48, चेन्नई से कोलकाता NH16, कोलकाता से दिल्ली NH19 आ जाता है। ये सारा का सारा क्या जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। देखो, पहला नाम आ जाता है NHDP, बोल सकते हो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का जो पहला चरण था। इसमें 5846 किलोमीटर लंबे 4 और 6 जो लाइन वाले हैं ना, वो राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 4 महानगरों को जोड़ने का विकास होता है, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं प्रमुख गलियारों के बारे में। देखो, प्रमुख गलियारों के अंदर से बात करें तो एक नाम आ जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा,
जो श्रीनगर से चलकर कन्याकुमारी तक चलता है, जिसकी लंबाई आ जाती है 3717.94 किलोमीटर। दूसरा बात करें, और दूसरा नाम आ जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा आता है, जो पोरबंदर से सिल्वर तक आता है, जिसकी लंबाई आ जाती है 4112.62 किलोमीटर। ये जो उत्तर दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये झांसी में काटते हैं एक दूसरे को, याद रखना, ठीक है। और बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलेगी, बाद में यूपी में और बाद में राजस्थान में। एक बात करते हैं ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में। शेरशाह सूरी ने ढाका से वाराणसी, आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर और वहाँ से सिंधु नदी तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इसे दिल्ली में से अमृतसर के बीच में पुराना जो NH है वो 1 और दिल्ली कोलकाता के बीच में जो पुराना है NH2 के नाम से जाना जाता है। एक और याद रखना, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना है 2015 में प्रस्तुत की गई थी और सड़क और परिवहन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, और ये शुरू होती है 2017-18 के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेतु भारतम परियोजना। यह परियोजना है, ये 2016 में शुरू होती है और ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट कृषि के बारे में। तो आपके RS में कौन कौन सी कृषि दे रखी हैं? चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, चाय और कॉफ़ी दे रखी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो कॉफ़ी की फसल है वो खरीफ की है और केवल है, और अन्य जितनी भी हैं वो सारी की सारी रबी की फसल है। सबसे पहले बात करते हैं चावल। चावल के लिए वर्षा की जो ज़रूरत होती है वो 100 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तापमान बात करें तो 20 से 27 सेंटीमीटर के लिए सेंटीग्रेड टेम्परेचर की इनको नीड होती है। मिट्टी की नीड बात करें तो जलोढ़ और चिकनी मिट्टी यहाँ पर इसको ज़रूरी होती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान जो संस्था है वो कटक उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा आता है? गेहूं के बारे में। गेहूं के लिए जो वर्षा होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की ज़रूरत होती है। मिट्टी बात करें तो हल्की, दोमट, बलुई, काले की इसमें ज़रूरत होती है। जलवायु बात करें तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु में गेहूँ उत्पादित की जा सकती है। एक और याद रखना, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गेहूँ चावल उत्पादन क्षेत्र में को अलग करती है, याद रखना है भी। और खाद्यान्न फसलों में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चावल का होता है, और खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादकता होती है वो गेहूं की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास के बारे में। कपास के लिए जो वर्षा की नीड होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की नीड होती है। तापमान बात करें तो 21 से 25 सेंटीमीटर है या सेंटीग्रेड है उनका टेम्परेचर की नीड होती है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें तो मिट्टी है वो काली रेंगूर मृदा यहाँ पर होती है, और पाला रहित दिनों की संख्या लगभग 200 होनी चाहिए। पाले के अंदर से कपास खराब हो जाता है। आगे बात करते हैं गाइस गन्ने के बारे में। गन्ना है यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की नीड होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मृदा के बारे में बात करें तो काली, चिकनी, दोमट मृदा में हो सकता है। पाला इसके लिए हानिकारक होता है गन्ने के लिए। और दक्षिणी भारत में जो उत्पादन ज़्यादा होता है गन्ने का, याद रखना, और उसमें सुक्रोज की मात्रा है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चाय के बारे में, ठीक है। वर्षा इसके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और धरातल कैसा होना चाहिए? ढलान युक्त होना चाहिए, मतलब कि पहाड़ों में ज़्यादा चाय होती है। उत्पादन बात करें तो उत्पादन राज्यों के बारे में बात करें तो असम पहले नंबर पर आता है। दूसरा जाता है गाइस, दूसरा जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र है, याद रखना, और ये कहाँ पर है? जोहरट असम के अंदर है, ठीक है। 1840 में बात करते हैं, 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय के उत्पादन की शुरुआत की गई थी 1840 के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? खरीफ की फसल है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर उष्ण कटिबंधीय जलवायु मान सकते हो। बाबा बदून की पहाड़ियों में शुरुआत होती है यहाँ पर कॉफ़ी की। और नेक्स्ट बात करें तो केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है, बाले हुनर केंद्र से। और भारत में रोबास्टा कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कौन से का? याद रखना, रोबास्टा का, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जितने भी मुख्य फसलें हैं इनका अपन एक डिटेल वाइज देख लेते हैं, कभी कभार पूछ लेता है आपसे। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, इस चार्ट से अपन देखेंगे। देखो गाइज, ये लो, अब देखो चावल है। चावल में वैश्विक उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर आता है, चीन का पहला आता है। उत्पादन भारत में बात करें तो कहाँ कहाँ पर होता है?
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा बात करें तो याद रखना, दूसरा कौन सा जाता है, दूसरा जाता है तेलंगाना, तीसरा जाता है पश्चिम बंगाल। और सर्वाधिक उत्पादकता वो पंजाब में होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो बोया जाता है वो यूपी में बोया जाता है। दूसरा बात करते हैं गेहूं के बारे में, तो गेहूं में भी वैश्विक उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, चीन का पहला है। यूपी में बात करें तो उत्पादन अगर भारत के अंदर से बात करें ना, तो यूपी में पहला है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, पंजाब का तीसरा है। यहाँ पर भी सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में होती है, क्योंकि पंजाब में पानी की कमी नहीं रहती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल बात करें तो यूपी में बोया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास के बारे में। कपास में भी चीन पहला स्थान पर है, भारत दूसरे पर है। बात करें उत्पादन भारत के अंदर से कहाँ कहाँ पर होता है, तो गुजरात का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, पंजाब का तीसरा है। सर्वाधिक उत्पादकता गुजरात में होती है। और बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है महाराष्ट्र में। गन्ने के बारे में बात करते हैं। गन्ना ब्राज़ील में पहले स्थान पर आ जाता है वैश्विक उत्पादन में, भारत का दूसरे में आता है। ठीक है। और उत्पादक भारत के अंदर से बात करें तो यूपी का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा। सर्वाधिक उत्पादकता है वो तमिलनाडु में होती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो यूपी का है। चाय के बारे में बात करते हैं। चाय में भी चीन का पहला स्थान आता है, भारत का दूसरा आ जाता है। उत्पादन भारत के बारे में बात करें तो देखो, असम का पहला, पश्चिम बंगाल का दूसरा, तमिलनाडु का तीसरा। सर्वाधिक उत्पादकता असम में होती है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी असम में बोया जाता है चाय का। कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं, तो कॉफ़ी के अंदर से ब्राज़ील पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और उत्पादकता के बारे में बात करें तो केरल पहले, कर्नाटक पहले पर है, कर्नाटक और केरल दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे पे है। सर्वाधिक उत्पादकता है वो कर्नाटक में होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भी कर्नाटक में होता है। ठीक है। अब चलते हैं खनिजों के बारे में। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें गाइस, थोड़ा बहुत मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं खनिजों के बारे में। तो खनिजों के बारे में बात होती है तो लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक और मैग्नीज का नाम आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोहा एस के बारे में। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। लोहा एस के बारे में बात करें तो जो लोहा एस है ये धारवाड़ युग की आग्नेय चट्टानों में मिलता है और भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ही मिलता है, दो ही किस्म का लोहा मिलता है। वैसे बात करें तो लोहा एस है यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखो, पहला नाम आ जाता है मैग्नेटाइट आता है, जिसमें से 70% लोहे की मात्रा होती है। इसका जो कलर होता है वो काला भूरा होता है। ठीक है। और अच्छी किस्म का होता है, ये आग्नेय चट्टानों में मिलता है। दूसरा बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर से जो लोहे की मात्रा होती है वो 50 से 60% होती है। इसका जो कलर होता है लाल या फिर भूरा होता है। ये धारवाड़ या फिर कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट है, इसमें से 30 से 60% मात्रा ही लोहे की होती है और पीले कलर का होता है, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं सीडेराइट। यहाँ पर 10 से 48% तक का लोहे की मात्रा पाई जाती है, राख जैसा हल्का भूरा कलर का होता है और ये निम्न किस्म का लोहा अयस्क है। अब देखते हैं लोहा अयस्क भारत में कहाँ कहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में 25% होता है, देश के कुल भंडारण या फिर उत्पादन का 25% अकेला कर्नाटक में होता है। पहला नाम आ जाता है चिंकमंगलूर जिला है, जिसके अंदर से बाबा बदून की पहाड़ियाँ बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा आ जाता है केमनगुड़ी और तीसरा आ जाता है केंद्रमुख। यहाँ पर उत्पादन होता है लोहा अयस्क का। एक और आ जाता है कर्नाटक का, जिसका जिला नाम है बेल्लारी जिला, जहाँ पर आ जाता है हासपेट होता है। दूसरा बात करते हैं चित्रदुर्ग और देखा जाता है शिमोगा। शिमोगा के बाद में आ जाता है तुमकुर जिला। इनमें उत्पादन होता है लोहा अयस्क का। आगे बात करते हैं ओडिशा। और ओडिशा में 22% लोहे का उत्पादन किया जाता है देश के। ठीक है। यहाँ पर बात करें तो एक जिला है जिसका नाम आ जाता है मयूरभंज जिला, जहाँ पर कौन कौन सी जो खाने हैं, यहाँ पर पहला नाम आ जाता है गुरु महिसानी आ जाता है, दूसरा आ जाता है सुलेपात और दूसरा आ जाता है बादाम पहाड़ वाला क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। एक और बात करते हैं क्योंझर जिला। क्योंझर जिला के अंदर से कौन सा होता है किरीबू और बांसपानी और ठाकुरानी, इन क्षेत्रों में यहाँ पर उत्पादन होता है। एक सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ में कौन सा होता है बोनाई श्रेणी में प्राप्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में 20% कोयला का उत्पादन यहाँ पर होता है लोहा अयस्क का। तो यहाँ पर दांतेवाड़ा और बस्तर जिला है, जहाँ पर कौन सा होता है बेलाडीला क्षेत्र है,
दूसरा जब बात करते हैं दुर्ग जिला, जहाँ पर डल्ली राजहरा है, उन क्षेत्रों में उत्पादन होता है लोहे इसका। आगे जैसे झारखंड में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है और गोवा में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइड के बारे में। बॉक्साइड के बारे में बात करें तो बॉक्साइड है ना, ये अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है और एल्यूमिनियम का जो उपयोग होता है वो बिजली के तार, प्रक्षेपण वायुयान, घरेलू बर्तन आदि में बनाने के लिए किया जाता है। भारत में ओडिशा में बॉक्साइड का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है। और बात करें तो ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपत माली निक्षेप है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बॉक्साइड है, उसका उत्पादन होता है। और इसके अलावा बात करें तो अमरकंटक का पठार हो गया, मैकाल की पहाड़ियाँ हो गई, साथ ही बात करें तो कटनी पठार होगा, ये क्षेत्र भी फेमस माने जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंदर से, तो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में 65% होता है। और यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र हैं उड़ीसा में, जैसे काला हांडी हो गया, संबलपुर हो गया, बोलनागिरी हो गया और कोरापुट हो गया। दूसरा बात करते हैं झारखंड, झारखंड में 10% मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र में 6%, गुजरात में 9% मिलता है और छत्तीसगढ़ में 6% मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभ्रक के बारे में। ये रहा आपके पास में अभ्रक। देखो, जो अभ्रक होती है ये आयग्ने और कायांतरित सेलों से सफ़ेद, गुलाबी और हरे रंग की मिलती है। इसके अंदर से क्या होता है, विद्युत रोधी और उच्च वोल्टता और ताप सहन क्षमता करने का गुण पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। और भारत में विश्व के लगभग 80%, कितनी परसेंट, 80% उत्पादन अकेला भारत करता है। और भारत में अभ्रक उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश है ना, उसका पहला स्थान माना जाता है। आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर जिला है, वहाँ पर हरे रंग की जो अभ्रक मिलती है, जो बढ़िया क्वालिटी की मानी जाती है, वो विश्व प्रसिद्ध है, वो वहाँ पर मिलती है। अब बात करते हैं अभ्रक क्षेत्र और उनके बारे में। देखो पहले नाम पर आ जाता है आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, जहाँ पर नेल्लोर, गुंटूर और कुडप्पा क्षेत्र हैं, प्रमुख हैं। दूसरा अपना राजस्थान भी है गाइस, राजस्थान में जैसे भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर के आसपास के क्षेत्र में अभ्रक पाई जाती है। तीसरा झारखंड आ जाता है, चौथा तमिलनाडु आ जाता है और पांचवा जाता है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज है, ये लोहा इस्पात उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में लोहा अयस्क और प्रगलन तथा इस्पात विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो प्रमुख अयस्क कौन कौन से इसके होते हैं, ये इसके प्रमुख अयस्क आ जाते हैं। और जो मैग्नीज है, ये धारवाड़ युगीन की जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भंडार हैं अभ्रक के, वो ओडिशा में मिलेंगे। और उत्पादन बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। भारत में मैग्नीज का जो निक्षेपण होता है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में भंडारा और नागपुर में होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट होता है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ जिलों में होता है। ओडिशा में बात करें तो कौन कौन सा, सुंदरगढ़ हो गया, कोरापुट हो गया, आगे जैसे एक और आ जाता है कट्टा में जाता है, मयूरभंज आ जाता है, इन क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक में बात करें तो बेल्लारी, शिगोमा, चित्रदुर्ग यहाँ पर मिल जाता है। और आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो यहाँ पर विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में यहाँ पर मिलता है। तो इसी के साथ में आपका जो ये वाला जो खनिज वाला वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं अपन नदियों वाले टॉपिक की तरफ, भारत की नदियाँ और झीलों के बारे में। इससे कभी कभार एक सवाल बन जाता है, भारत की नदियाँ और झीलें। तो सबसे पहले नाम आ जाता है सिंधु नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ पर देखो ये सिंधु नदी है, इसके दाईं तरफ की जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, देखो एक तरफ बात करते हैं तो पहला नाम आ जाता है, दाईं तरफ से आ जाता है स्योब नुब्रा, जो लद्दाख में बहती है। दूसरा आता है गिलगित, जो पीओकी बलिस्तान में बहती है। एक और आ जाता है कौन सा, काबुल, कुरकरम और रहता है गोमल, ये अफ़गानिस्तान की हैं और ये सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। बाईं तरफ बात करें तो देखो जास्कर आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आ जाती हैं। आगे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये रहा आपके पास में मैप में। अब चलते हैं अपन इसकी सहायक नदियों के बारे में। गंगा की सहायक नदियाँ, देखो आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि कहाँ से जाकर कहाँ मिलती है वगैरह वगैरह, वो कभी कभार पूछ सकता है, वैसे नहीं पूछता। ठीक है, क्योंकि आप आरएएस का एग्जाम दे रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे। एक तरफ दे रखा है आपको गंगा
और गंगा नदी के अंदर से यहाँ पर संगम हो जाता है किसका, जैसे एक यमुना नदी है, यमुना नदी में इधर से चंबल और क्षिप्रा जाती है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर मिलती है एक सिंध बेतवा, ये बेतवा के बाद में केन, ये सारी की सारी ये नदियाँ यहाँ पर जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी है ये हुगली की सहायक नदी है, याद रखना। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बंगाल का शोक कहते हैं। इसकी जो सहायक नदी हैं बोकारो, बराकार और कोनार आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख प्रयागों के बारे में। ये रहा आपके प्रमुख प्रयाग। विष्णु प्रयाग है ये अलकनंदा और धौले गंगा के संयुक्त रूप को कहते हैं। नंद प्रयाग है उसको अलकनंदा नंदांकिनी को कहते हैं। कर्ण प्रयाग है वो अलकनंदा पिंडार को कहते हैं। एक आता है रुद्र प्रयाग जो अलकनंदा मंदाकिनी को कहा जाता है। देव प्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी को कहा जाता है। और ये प्रयागराज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गंगा और यमुना को कहा जाता है इसके संयुक्त रूप को। अब चलते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बाईं तरफ से दिबांग, लोहित, ठीक है, और दूसरे बूढ़ी दिबांग मिल जाती है, धनसरी और कपिला मिलती हैं। दाईं तरफ से बात करें तो तीस्ता, मानस, सुमनसरी आ जाता है, केमांग आ जाता है, संकोच आ जाती है। सारी की सारी नदियाँ यहाँ पर इसमें बाईं तरफ से और दाईं तरफ से आपको बताई गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, देखो सबसे पहले बात करें तो महानदी का नाम आता है। महानदी की जो सहायक नदियां हैं, पहले का नाम आ जाता है शिवनाथ, दूसरे का जाता है ईब, तीसरा जाता है हंसदेव, ओग, जोक, तेल आती है। ठीक है, गोदावरी के बारे में बात करें तो पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, प्रणहिता, ये सारी आती हैं। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो भींगा, ठीक है, भीमा वैसे देखा जाता है, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी, कोयना, मालप्रभा आती है। कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी आती हैं? हेमावती, अमरावती, भवानी और कबिनी आती हैं। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो तवा, सक्कर, छोटा, कुंडी, हिरण, शेर आती हैं। और ताप्ती नदी के बारे में बात करें तो गिरना, बोरी, बेघर और पूर्णा आती है। मेन रूप से बात करें तो ये तीन चार ऊपर वाली है ना, एक ये और एक ये, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो कथन है उनके बारे में। सबसे जो लंबी नदी है भारत की उसका नाम है गंगा। ठीक है, और प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गोदावरी, जिसको दक्षिणी की गंगा कह देते हैं, फिर वरद गंगा कहते हैं। ठीक है, और दक्षिणी भारत की बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं वो स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद में वैतरणी आ जाता है, वैतरणी के बाद में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी आते हैं। दक्षिणी भारत की अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पर लिखा गया होगा, ये रही। इसमें से कौन कौन सी आती है? जैसे नर्मदा हो गई, नर्मदा के बाद ताप्ती, ताप्ती के बाद में मंडोवी, मंडोवी के बाद में गुजुगारी, पेरियार, भरपूर उझा आ जाती है, पंबा आ जाता है, शतावरी, सारी की सारी आती हैं। एक चीज़ और याद रखना, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर, अपने को सही क्रम याद रखना है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और ताम्रपर्णी है, उत्तर से दक्षिण वाला क्रम। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो प्रमुख झीलों में बात करें तो वुलर झील आती है, बहुत बार पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर में है, विवर्तनिका प्रकार की है। लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी प्रकार की है। आगे बात करते हैं चिल्का जो उड़ीसा में है, यह भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील है। ठीक है, दूसरा बात करें तो पुलिकट आ जाता है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जाती है। ठीक है, एक अष्टमुंडी आ जाती है जो केरल में है। और दूसरा बात करें तो केलेरू आ जाता है, कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में है। ये सारी की सारी क्या हैं? लेंगूर या फिर अनुप प्रकार की मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं, देखो जो हिमानीकृत प्रकार की है ना उनके बारे में, जिनके लास्ट में ताल आएगा ना वो सारी के सारी क्या हैं? हिमानीकृत प्रकार की झीलें हैं। जैसे राक्षस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, ठीक, समताल, पुनानताल, रूपकुंड, ये सारी की सारी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं वायु निर्मित प्रकार की जो झीलें हैं, जिसमें से सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणक, नसर आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कृत्रिम झीलों के बारे में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
यहाँ पर जैसे उकई गोविंद गुजरात में जाती है, दूसरा गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में जाती है, और तीसरा जाता है कोकाई कनाल, ये तमिलनाडु में आती है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख जलप्रपातों में पहला नाम आ जाता है कुचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक में है, और कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर है, याद रखना। और कुचिकल जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, याद रखना। दूसरा बात करते हैं जोग या फिर गांधी सागर, या फिर बोल सकते हो गोरसपा, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये कर्नाटक में है, और कौन सी नदी के ऊपर है? याद रखना, शरावती नदी के ऊपर है। नेक्स्ट आता है शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कर्नाटक में है, जो कावेरी नदी पर है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं कपिल धारा जलप्रपात, जो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है, इसको धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बात करते हैं दुग्ध सागर जलप्रपात है, ये गोवा कर्नाटक में है, मांडवी नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। आपने राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कौन कौन से जलप्रपात हैं। दूसरा बात करते हैं पुनासा जलप्रपात, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर आ जाता है। एक मेनाल जलप्रपात है, भीलवाड़ा में मेनाल नदी पर है, यह राजस्थान का है। दूसरा बात करें तो अरुणा झरना जलप्रपात है, जो जोधपुर का है, राजस्थान का सूक्ष्म जलप्रपात इसको कहा जाता है। एक आता है बेरी नाग जलप्रपात, जो जम्मू कश्मीर में है, शेषनाग झील के ऊपर बना हुआ है। एक और बात करते हैं तो कौन सा जाता है हुंड्रू जलप्रपात है, जो झारखंड में है, स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर ये बना हुआ है गाइज। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पर्वत पठार और मैदानों के बारे में। ठीक है, मैदानी भाग है भारत के अंदर से तो ये 43% है, पठारी भाग 27.7% है, पहाड़ियाँ हैं वो 18.6% है, पर्वतीय भाग है वो 10.5% है। अब बात करते हैं तो भारत को निम्नलिखित भूआकृतीय खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और नेक्स्ट आता है भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस भागों में बांटा गया है भूआकृति के आधार पर। सबसे पहले अपन देखते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो आपके पास में यहाँ पर मैप में दिखा रखा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, काराकोरम, ट्रांस हिमालय, सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये क्या है? यह विश्व का सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। उत्पत्ति कैसे हुई? टेथिस सागर की जगह पर यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के टकराने से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। विस्तार बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर आ जाता है। लंबाई बात करें तो 2400 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, जो पामेर की गांठ से कहाँ तक मिलती है गाइस, यहाँ पर याद रखना, अराकान योमा तक मिलती है। ऊंचाई बात करें तो 6000 मीटर आ जाती है। चौड़ाई बात करें तो जो पश्चिमी हिमालय है वो 300 से लेकर 500 किलोमीटर, और पूर्वी हिमालय वो 150 से 200 किलोमीटर तक माना जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा जाता है। अब को कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पर लिखा गया है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले बात करें ट्रांस हिमालय, जिसमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिमालय, जिसमें से महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक मिलते हैं। एक पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उसमें से कौन सा? पटकोई बूम, नागा पहाड़ियां और मीजो या फिर लुसाई कहा जाता है। ये सारे भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को बांटा जाता है। अब बात करते हैं तो श्रृंखला के आधार पर किस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो श्रृंखला के आधार पर सबसे पहले ऊपर वाला मिलेगा ट्रांस हिमालय, जिसको टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, प्राचीन हिमालय कहते हैं। अब नीचे वाले जो आते हैं इसको वृद्ध हिमाद्री, महान, फिर आंतरिक हिमालय कहते हैं, दूसरा लघु हिमालय, फिर तीसरा शिवालिक। ये नीचे वाले जो है ना, ये मुख्य हिमालयों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं महान सीमा भ्रंश, बोले तो GBT। अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी के मध्य जो हाड़ौती का पठार है ना, इनको बोला जाता है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। यहाँ पर नुब्रा घाटी से होकर जाया जाता है। और हिमालय की चोटियाँ बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर सही क्रम है वो आ जाता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वृद्ध हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वृद्ध हिमालय, महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। इसका जो विस्तार है वो नंगा चोटी, जो जम्मू कश्मीर से नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार माना जाता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर लिखा रखा है
महान हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में। माउंट एवरेस्ट आता है, ये नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा सिक्किम भारत में है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। दूसरा मकालू नेपाल में है, 8,481 मीटर है। धौलागिरी है, ये नेपाल में है, याद रखना, जिसकी ऊंचाई 8,172 मीटर है। नंगा पर्वत है, मेन रूप से बात करना कि अपने को तो यही याद रखनी है। ये जैसे नंगा पर्वत है जम्मू और कश्मीर में, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर आ जाती है। नंदा देवी उत्तराखंड में जाती है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। नामचा बरबो है, यह अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और बात करें तो जो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम आ जाता है माउंट एवरेस्ट। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम आ जाता है K2, गॉडविन आइंस्टीन इसको कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर मानी जाती है। ये जो है ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित मानी जाती है। यहाँ पर लिखा भी गया होगा ना, ये रहा, ये सब कुछ लिखा रखा है। और बात करते हैं जैसे भारत में स्थित हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, जैसे कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर। दूसरा जो है, ये इसकी जो स्थिति है सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। आगे बात करते हैं गैस यहाँ पर लघु हिमालय, मध्य हिमालय, फिर हिमाचली हिमालय के बारे में। इसमें से देखो आपको क्या है, बहुत सारी श्रेणियों में इसको बांटा गया है। जैसे पीर पंजाल श्रेणी है, इसमें से हिमाचल प्रदेश, जो ये पीर पंजाल श्रेणी है ना, जम्मू कश्मीर आ जाती है। धौलाधर श्रेणी है, इसमें से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं। दूसरा बात करें तो कौन सा आता है, धौलाधर के बाद में आ जाता है नांगटेबा मसूरी श्रेणी है, उत्तराखंड में आ जाती है। दूसरा जाता है महाभारत श्रेणी, नेपाल में जाती है। ठीक है। प्रमुख घाटियाँ हैं वो कश्मीर व हिमाचल की जो कांगड़ा, लोहा और स्पीति घाटियाँ पाई जाती हैं। अब जैसे देखो घास के जो मैदान होते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको मर्ग कहा जाता है। जैसे बहुत बार देखा हो, सुना होगा ना आपने, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वो घास के मैदान हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की तरफ चलते हो तो इनको बुगियाल या फिर प्यार कहा जाता है। ये यहाँ पर लिखा गया, घास के मैदानों के नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं उप हिमालय, फिर शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय, जिसको नवीनतम भी कहा जाता है। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के बीच में जो ऊंचे घाटी मैदान मिलते हैं उन्हें पश्चिम में क्या कहते हैं, जैसे दून कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना, देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। और वैसे पूर्व की तरफ जाओगे तो उनको द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार नाम सुना होगा ना, इसलिए उनका नाम वहाँ पर पड़ा है। अब चलते हैं अपन पूर्वांचल की तरफ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये रही ना पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये लिख रखी। पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंदर से देखो ये जनजातियाँ रहती हैं, थोड़ा सा इनको याद रख लेना, खासी, मिकीर, ये सारी की सारी याद रखना, गारो। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं। कहाँ तक फैली हुई हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम आ जाता है। नागालैंड में बात करें तो नागा पहाड़ियाँ आ जाती हैं। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर की पहाड़ियाँ जाती हैं। मिजोरम में बात करें तो मिजो पहाड़ियाँ इनको शामिल की जाती हैं। नागा पहाड़ियाँ हैं, ये भारत और म्यांमार को जो जल विभाजक का कार्य करती हैं, ये भी याद रखना। अब देखते हैं अपन हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय वगैरह वगैरह। देखो यहाँ पर ये भी लिखा गया है, हिमालय का जो वर्गीकरण है वो सिडनी के बुर्नार्ड के द्वारा किया गया था। जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय आ जाते हैं। अब देखते हैं हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हिमालय के अंदर से पहला जो नाम आता है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के अंदर से बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजार और बनिहाल दर्रे हैं। इनसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, दर्रों से मिलाने वाला सवाल आएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कौन सा था, बारालाचा, सिपकिला आ जाता है, रोहतांग आ जाता है। उत्तराखंड में बात करें तो मनाला, नीतिला और लिपू लेक आ जाते हैं। ठीक है। सिक्किम में बात करते हैं तो कौन कौन से आएंगे, एक तो नाथुला आएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। नाथुला के बाद में दूसरा आता है जेलेपा। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश में जैसे बुमला, और बुमला के बाद में बोमडिला आ जाता है, और बोमडिला के बाद आ जाता है यांगपा ला आ जाता है। ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश की हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नाम लिख रखा है यहाँ पर मोसेलिस बेसिन। ये कहाँ पर की क्या है, देखो मर्दुल और असंगठित चट्टानों से बना मिजोरम का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है।
इसके अंदर से बात करें तो प्रमुख झील आ जाती है लोकटक झील आ जाती है। एक नाम और देखने को मिलेगा करेवा। करेवा देखो यहाँ पर लिखा होगा ना, ये करेवा। करेवा क्या है कि कश्मीर घाटी में जो पाई जाने वाली जो झील निक्षेप है वो करेवा कहलाती है। यहाँ पर एक है केसर की खेती की जाती है, याद रखना, या फिर बोल सकते हो जाफरान की खेती की जाती है करेवा के अंदर से। अब बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान के बारे में। उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है। औसत बात करें तो 150 से 300 मीटर माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा कोई खास इसके बारे में है नहीं। आगे बात करते हैं उत्तरी मैदान के भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में, और इनको बांटा गया जैसे भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। इनके बारे में तो आप जानते हो। जैसे भाबर प्रदेश है, शिवालिक के दक्षिण से नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों वाला जो क्षेत्र होता है उनको कहा जाता है। एक तराई प्रदेश जो भाबर के दक्षिण में नम और दलदली भूमि युक्त जो मैदान होता है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है, एक और याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखा भूड़। ये क्या है कि बांगर मैदान में मुलायम मिट्टी का जो कटाव होता है और शेष जो कंकड़ पत्थर बच जाते हैं ना, उस मैदान को कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन उत्तर विशाल मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है उनके बारे में। यहाँ पर लिखा होगा ये रहा, उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब देखते हैं प्रमुख दोआबों के बारे में। एक नाम आ जाता है बिस्तर दोआब, बिस्त दोआब। बिस्त दोआब क्या है? व्यास और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब क्या है? ये व्यास और रावी नदी का जाता है। और दूसरा जाता है कौन सा जाता है? चाज दोआब, यह जाता है झेलम और चिनाब का जाता है। एक आ जाता है रेचना दोआब, जो रावी और चिनाब के मध्य आ जाता है। एक नाम और मैंने लिखा चोस। चोस उसको कहते हैं जैसे पंजाब और हरियाणा के जो मैदानी भागों में नदियों द्वारा अपर्दन के कारण बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं, उनको चोस या फिर चो कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर के मध्य निर्मित मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। मांजुली द्वीप कहाँ पर लिखा गया? ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में। ये रहा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अन्य नाम बात करें तो इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिखा, बिल लिख लिया, जल्ला लिख लिया। बिल देखो क्या है, पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जवारीय जल में डूबने वाली जो निम्न भूमि होता है उसको बिल बोला जाता है पश्चिम बंगाल में, और इसी चीज़ को बिहार में बोला जाता है जल्ला। एक नाम और देखोगे, जो भूमि नहीं डूबती है ना, ऊंची भूमि होती है, उसको चर कहा जाता है। ये रहा ना, देखो, जवारीय जल भूमि न डूबने वाली उच्च भूमि को चर कहा जाता है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में। ये रहा, प्रायद्वीपीय पठारों में बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। विस्तार 16 लाख के वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ऊंचाई 1600 किलोमीटर है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई बात करें तो 600 से 900 किलोमीटर है। ठीक है, इस मैप के अंदर से यहाँ पर आपको सारे जितने भी पठार हैं वो सारे दिखा रखे हैं। वैसे मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। मन देखो, इन्हें 3 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दक्कन का पठार आता है। दक्कन का पठार है ये बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के बीच में है। मैसूर का जो पठार है वो कर्नाटक में है। तेलंगाना का जो पठार है तेलंगाना में है। रायलसीमा का जो पठार है वो आंध्र प्रदेश में है। दूसरा जाता है मध्य उच्च भूमि भूभाग आ जाता है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, आड़ोती का पठार राजस्थान में, आपको पता ही है। बुंदेलखंड का जो पठार है यूपी में, और एक और आ जाता है, कौन सा जाता है? बघेलखंड का पठार है, ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी पूर्वी पठारों के बारे में। उत्तरी पूर्वी पठारों में जब नाम आता है तो छोटा नागपुर का पठार का नाम आएगा, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। एक आ जाता है दंड का राय पठार है, वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। मेघालय शिलोंग जो है ये भी पठार माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट में बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जो सतत और खड़ा कगार है, ये भी याद रखना। इसके प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। देखो कौन कौन से हैं।
थाल घाट आ जाता है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। एक भोर घाट आता है जो मुंबई, इन दर्रों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। भोर घाट है ये मुंबई पुणे से जोड़ता है। पाल घाट है ये कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और एक आ जाता है सिनकोट, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है। एक नाम और लिखा मैंने, मलांड। मलांड क्या है देखो, ये मैसूर पठार और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट आता है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। इसमें से सबसे पहला नाम आ जाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों में बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ती है। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो डोडा बेटा है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। 2663 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा बात करते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो केरल में है। ठीक है। यहाँ पर जो चोटी है वो अन्नामुडी आ जाती है जिसकी ऊंचाई 2675 मीटर है। दूसरा बात करते हैं पालिनी पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है, जो अन्नामलाई के पूर्व में स्थित हैं। यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है, माना जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है कार्डेमई पहाड़ी जो केरल में है गाइज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट का जब जिक्र होता है तो ये घाट पूर्वी तट के समांतर लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। यह पश्चिमी घाट से भिन्न है क्योंकि इसकी अपेक्षा नीचे तट से काफ़ी दूरी पर एक खंडित है, मतलब बहुत सारे खंडों में से टूटा हुआ है। ठीक है। अगर बात की जाए पूर्वी जो घाट की चोटियां हैं उनके बारे में भी मैंने लिखा होगा यहाँ पर। ये रहा प्रमुख चोटियाँ। इसमें से पहला नाम आ जाता है जिंदा गांडा, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1690 मीटर, जो अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में, सॉरी, आंध्र प्रदेश के अंदर से पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरा बात करते हो अरमा कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है। देनमाली ओडिशा में है। महेंद्रागिरी ये बहुत बार पूछी गई है, ओडिशा में है। ठीक है। एक वजह से गोलकोंडा, एक और नाम आ जाता है सिंकर मंगट्ठा आ जाती है, और एक और आ जाती है कौन सी, मांदू गुलकोड़ा। ये सारे के सारे आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं प्रमुख पर्वतमालाओं के बारे में। प्रमुख पर्वतमालाओं में बात करें तो कौन से होते हैं, वेलीकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। जैसे दूसरा जाता है जवादी पहाड़ी, सेवरोय पहाड़ी, नल्लामाई और पंचमलाई, तिरुमलाई, ये सारे के सारे तमिलनाडु में है गाइज। अब बात करते हैं समुद्र तटीय मैदानों के बारे में। तो समुद्र तटीय मैदान भी यहाँ पर लिखा रखा होगा ना, ये लिख रखा दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा। यहाँ पर देखो दिखा रखा है कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान, गुजरात, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं। अब चलते हैं देखो इसको पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में। जो पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में बात करें तो इनका जो विस्तार है ये सूरत से कन्याकुमारी तक आ जाता है। 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कच्छ और काठियावाड़ का तट आ जाता है जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है। दूसरा जाता है कोणार्क तट है, जो कहाँ पर आ जाता है, कोणार्क तट दमन से गोवा के बीच महाराष्ट्र का तट माना जाता है। दूसरा बात करते हैं कनारा तट आ जाता है जो गोवा से मैंगलोर के बीच कर्नाटक का तट है। एक मालाबार का तट आ जाता है जो कहाँ पर आ जाता है, मंगलोरस्थ से कन्याकुमारी तक के बीच में केरल का तट माना जाता है। बात करें पूर्वी तटीय मैदानों के बारे में, पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर से बात होती है तो स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र माना जाता है। इसमें से पहला नाम आ जाता है उत्तरी सरकार तट, जो पूर्वी तटीय मैदानों का उत्तरी भाग आ जाता है, जो स्वर्ण रेखा नदी के डेल्टा से गोदावरी के डेल्टा तक माना जाता है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोमंडल तट, जो पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग माना जाता है, जो कृष्णा के डेल्टा से दक्षिण में तमिलनाडु तट तक फैला हुआ है। इसी के साथ में आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें से एक टॉपिक जरूर बचा है, मेरे ध्यान में आ रहा है, वो शायद तक मानसून तंत्र वाला। मानसून तंत्र वाला मैंने यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास में टाइम बहुत कम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन ज्योग्राफी का बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला है। उम्मीद करता हूँ कि कल थोड़ा बहुत अगर टाइम निकलता है मेरे पास में तो मैं एक क्लास और प्रोवाइड करवाऊँगा आपको। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी क्लास चाहिए जिसमें से अपन शॉर्ट ट्रॉप में से कंप्लीट रिवीजन देखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।